बच्चों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। आज से जैसे हम आपको सूचित किए थे कि हम सब 31 तारीख से 31/7/24 से हम सब रसायन विज्ञान कक्षा 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उन सभी चैप्टर्स को हम आपके लिए ऑनलाइन लेकर आएंगे। ऑनलाइन सीरीज जो आपके लिए आ रही है, आप सभी चैप्टर्स को वेल अप टू डेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको इसका नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, तो आप नोट्स या बनाते रहिए हमारे साथ। यदि आप नहीं बना रहे हैं तो मैं आपको नोट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट्स PDF में कंसिडर कर सकते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के वह छात्र जो कहीं कोचिंग नहीं किए हैं या कोचिंग किए हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, वो हमारे इस वीडियो को देखें। हम पूरा आपको वेल अप टू डेट समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक्स में आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिए या आप हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपके समस्या को निस्तारित करूंगा। आज हम आपके लिए लाए हैं, शुरू कर रहे हैं आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का, जो फिजिकल केमिस्ट्री हमारी है उस फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज से हम सब इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। आज लेक्चर 1 हमारा आज से कंटिन्यू चलेगा। हम इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और आपको प्रतिदिन पर डे, जहाँ से लेक्चर कंप्लीट हमारा होगा उसके आगे का लेक्चर आपको पर डे मिलता रहेगा। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को और शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। आज हमारा लेक्चर 1 शुरू होने वाला है। चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड यहाँ से कई क्वेश्चन लेता है, स्पेशली इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स थोड़े अच्छे आते हैं। तो बोर्ड इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में पुटअप करवाता है। मतलब इस चैप्टर से आपको टोटली 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप ये चैप्टर अच्छे से तैयारी के साथ आप जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमको ज़्यादा डिस्कशन करना है, मैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले आप नोट कर लेंगे, जो कि जब हम उस चैप्टर्स को या उस टॉपिक को जब हम लेकर आएंगे तो आप उन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको पूरी टॉपिक में आपको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक तभी समझ में आएंगे जब आपको पूरा चैप्टर डेवलप तैयार रहेगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड जहाँ से क्वेश्चन निकालता है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस पे न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर न्यूमेरिकल आपसे कई बार क्वेश्चन में आता है। सेकंड जो हमारा इस पे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है इस चैप्टर में, वो है आपका आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस सिद्धांत जिसको आप हम सब कहेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आभासी प्रथम कोट की अपक्रिया, आभासी प्रथम कोट की अपक्रिया। तो इस चैप्टर में ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि जो बोर्ड के क्वेश्चंस 8 मार्क्स के आते हैं उनमें से मैक्सिमम चांस इन्हीं तीनों टॉपिक्स पे रहता है। बाकी चैप्टर्स बड़ा है, चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे तो ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज ये फर्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा रासायनिक बलगतिकी। अभी आप नोट ना किए हो तो उसको नोट कर लें, फिर हम शुरू कर रहे हैं। चलो, तो बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की, कि रासायनिक बलगतिकी हमको क्यों पढ़ना है। इस चैप्टर में हम रासायनिक बलगतिकी में एक्चुअली में हम समझेंगे क्या। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में हमको समझना है
रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, अभिक्रिया की दर को। अभिक्रिया की दर क्या होती है, आज ये भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वहीं से कहानी हमारी शुरू होगी। तो हमको स्पेशली जो भी कोई रिएक्शन दी है, जैसे मान ला ए गिव्स बी है, तो ये रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी, मतलब इसका यदि हमको रेट पता चल जाए तो हम इसका आइडिया लगा लिया करेंगे कि ये रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होगी या कितने देर में अभिक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो हम जनरली अभिक्रिया के रेट की बात करेंगे। कुछ ऐसे इफेक्ट होंगे जो आर को प्रभावित करेंगे, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेंगे, उन इफेक्ट को समझा जाएगा। अभिक्रिया के मैकेनिज्म को समझा जाएगा कि कोई रिएक्शन वन स्टेप होती है कि मल्टी स्टेप होती है। वन स्टेप होती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करें, और यदि मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करें। तो जब इनकी हम बात करेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, आर की। आर पर कुछ इफेक्ट्स हैं, 6-7 इफेक्ट हम उनको पढ़ने हैं, और फिर उनके मैकेनिज्म की। तो जनरली हम इसको कह सकते हैं भौतिक रसायन, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रियाविधि, इन सब का डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रासायनिक बलगतिकी। तो ये आपको समझना था कि रासायनिक बलगतिकी एक्चुअली में है क्या। इस चैप्टर में हमको क्या करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होती क्या है। तो समझो, स्पीड के आधार पर यदि हम देखें, स्पीड के आधार पर जो रिएक्शन है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, सबसे पहले हमारी हेडिंग चलेगी स्पीड के आधार पर रिएक्शन का वर्गीकरण। रिएक्शन का वर्गीकरण स्पीड के आधार पर। ठीक, तो स्पीड के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं 3 टाइप की। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अति तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, और मॉडरेट रिएक्शन को जनरली मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। पहले यदि हम बात करें वेरी फास्ट रिएक्शन की, मतलब अति तीव्र अभिक्रिया की, पहली हेडिंग हमारी अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया। यदि हम अति तीव्र अभिक्रिया की बात करें तो इनका जो स्पीड होगा वो फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा इनकी स्पीड। और इनकी स्पीड जब फास्ट होगी ना तो इनके ROR का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। भैया ये रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाएंगी कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ या कब प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ, कितना जल्दी बना प्रोडक्ट, जब इसके बारे में पता ही नहीं लगा पाएंगे। मतलब उस रिएक्शन की स्पीड ही हमको नहीं इतनी फास्ट रिएक्शन है तो हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो अति तीव्र अभिक्रिया के ROR का डिटर्मिनेशन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आयनिक रिएक्शन आती हैं। यदि आपको आयनिक रिएक्शन लिखी है तो आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। मतलब आयनिक रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन हमको नहीं करना है क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन है वो हमको इस चैप्टर में नहीं दिखने वाली, ये ध्यान देना। नेक्स्ट हम बात करें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन,
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब अवक्षेपण अपक्रिया। जो भी अवक्षेपण अपक्रिया होती हैं वो भी बहुत फास्ट होती हैं, उनके भी ROR का डिटर्मिनेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो यदि ये रिएक्शंस हैं, ये चैप्टर्स में आपको ये रिएक्शन पहली बात तो दिखेंगे नहीं। आयनिक रिएक्शन हुआ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हुआ, ये सब रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि इनके ROR का डिटर्मिनेशन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, आयनिक रिएक्शन में जैसे NaCl प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस HCl, ये आयनिक रिएक्शंस होती हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में जिसमें अवक्षेप बनता है वो रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती हैं, तो उनके भी ROR का डिटर्मिनेशन हम नहीं कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर सेकेंड। आप नोट्स को कंसीडर करते रहें और उसके बाद मैं आपको फुल नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको फुल नोट्स आपको मिल जाएगा। आप नोट्स के लिए थोड़ा भी दिक्कत नहीं। नंबर सेकेंड बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी? वह रिएक्शंस जिनकी स्पीड, वह रिएक्शन जिनकी स्पीड बहुत ही स्लो होगी, वेरी स्लो। मतलब इनको कंप्लीट होने में लगभग में साल लग जाएगा, 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने में एक रिएक्शन कंप्लीट हो। तो ये जल्दी कंप्लीट नहीं होंगी क्योंकि इनकी जो स्पीड है बहुत स्लो है। जैसे इसका एग्जांपल आप क्लियर करेंगे, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने का प्रोसेस 4, 5, 6 महीने में कंप्लीट होता है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। बहुत स्लो रिएक्शंस होंगी तो इनके ROR का डिटर्मिनेशन तो हम कर पाएंगे, मतलब इसके ROR का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। ठीक, इनका रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, बट हमारे यूज का नहीं होगा, हमारे उपयोग का नहीं होगा। इसलिए वेरी स्लो रिएक्शंस के भी ROR का डिटर्मिनेशन हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बेटा हमारे यूज का नहीं होगा। अगर जो हमको पता लग पा रहा है कि कोई रिएक्शन 1.5 साल में कंप्लीट हो, तो क्या मतलब उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का? ठीक, तो ये हमारे यूज का नहीं होगा। इसलिए वेरी स्लो रिएक्शंस के भी ROR का डिटर्मिनेशन हम नहीं करेंगे। तो ये 2 रिएक्शंस हैं जो हमारे चैप्टर्स में, इस चैप्टर में नहीं दिखेंगी, एक वेरी फास्ट रिएक्शन और एक वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंटली समझना है और जिनसे चैप्टर चला है। तो थर्ड हम समझते हैं, नंबर थर्ड, स्लो रिएक्शन, या जिसको आप मॉडरेट रिएक्शन बोल सकते हो, मॉडरेट रिएक्शन। तीसरी हमारी मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन जिसको हम मंद अपक्रिया कहते हैं, मंद अपक्रिया। ठीक, मंद अपक्रिया। ये कौन सी रिएक्शन होंगी? ध्यान देना है, मॉडरेट रिएक्शन में ध्यान देना है। बात करते हैं मंद अपक्रिया की। मंद अपक्रिया में जो स्पीड होगी वो ना ही बहुत फास्ट होगी और ना ही बहुत स्लो होगी, मतलब मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रेट होगा। मॉडरेट का मतलब समझ में आ रहा है कि ना बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली हैं, ना बहुत ज़्यादा स्लो। ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना, चूंकि यही रिएक्शंस हमको दिखेंगे इस चैप्टर में, तो एग्जाम्पल देखना। जितने भी कोवैलेंट रिएक्शन होती हैं, सहसंयोजक अपक्रियाएं जो होती हैं, ठीक, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देखे होंगे, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, कोवैलेंट रिएक्शन। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो इनको होने में 4, 5, 6, 7 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब इन टाइप के रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और ये हमारे यूज का भी होगा। तो ओवरऑल रेट के, स्पीड के अकॉर्डिंग रिएक्शन 3 टाइप की,
वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शन के ही रेट ऑफ रिएक्शन का हम डिटर्मिनेशन इस चैप्टर में करेंगे और इन्हीं के रेट ऑफ रिएक्शन को हम समझेंगे। बाकी वेरी फास्ट का हम कर ही नहीं सकते हैं और वेरी स्लो का हम कर सकते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं। इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे डिसोसिएशन रिएक्शंस हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कुछ और एग्जांपल वो सब आएंगे। क्योंकि ये चैप्टर हमारा ये चलेगा तो ये चैप्टर्स में आपको इन्हीं रिएक्शंस को देखने को मिलेगा। ठीक, इतना आप कंसिडर कर लें तो आगे चलें। ओके, चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ROR की। ये सर जी ROR है क्या? चलो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग ROR, ठीक, अभिक्रिया की दर, इसको हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन। आओ तो ध्यान से समझो, मान लो कोई एक रिएक्शन है, A से बन रहा है P, ठीक, इस A का देखो T1 समय पे इसका मान ला कंसंट्रेशन है A1 और T2 समय पर मतलब कुछ देर के बाद इसका कंसंट्रेशन है मान लो A2। ठीक इसी प्रकार से T1 समय पर P का कंसंट्रेशन है P1 और T2 समय पर P का कंसंट्रेशन है P2। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोल पर लीटर में आपको जो कंसंट्रेशन दिया जाता है सांद्रता। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद, यहां पे विशेष ध्यान देना, चाहे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ जो चेंजिंग होगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे समझो, यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये होगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, अपॉन समय परिवर्तन, अपॉन समय परिवर्तन। मतलब हम लिख सकते हैं ROR बराबर, अब आओ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक की सांद्रता क्या ही समझो, फाइनल सांद्रता आपको ये दिखी, इनिशियल आपको ये दिखी, प्रारंभिक आपको ये दिखी और अंत वाली आपको ये दिखी, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो ROR क्या हुआ? ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ A2, ध्यान देना इस ब्रैकेट में आपको लिखना है क्योंकि ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है मोल अपॉन लीटर को, तो A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन अंतिम समय क्या है इसका T2 माइनस प्रारंभिक समय क्या है T1, तो ROR क्या निकल के आएगा? A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं ROR को प्रोडक्ट के बराबर लिखना चाहूं तो ROR क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय परिवर्तन, अपॉन समय परिवर्तन या समय अंतराल भी लिखा होगा, टेंशन नहीं। आओ उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद क्या है भैया? P, इसका इनिशियल क्या है P1, फाइनल क्या है P2, तो क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1
अपॉन T2 माइनस T, दिस इज ROR। तो चाहे अपकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो, चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, किसके साथ? समय के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर। समझ में आया? अपक्रिया की दर क्या क्या? अपक्रिया की दर अपकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? अपक्रिया की दर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? चलो, आप नहीं नोट किया तो उसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट कर लें इसको, फिर आगे चलो। चलो ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ ROR। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से ये भी MCQs में क्वेश्चन आता है, यूनिट। तो हेडिंग लगाते हैं यूनिट ऑफ ROR। हेडिंग लगाएंगे आप यूनिट ऑफ ROR, यूनिट ऑफ ROR, अपक्रिया के रेट का मात्रक, यूनिट ऑफ ROR। तो ROR क्या है बेटा? ये है ROR क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यही तो है कंसंट्रेशन का यूनिट। अभी आपको हमने बताया क्या होता है? मोल अपॉन लीटर अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक, ये लीटर ऊपर जाएगा, सेकंड भी ऊपर चढ़ेगा, तो क्या बनेगा इसका मात्रक? ये बनेगा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। तो ROR का मात्रक क्या बनेगा? मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जब भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे यूनिट पूछेगा तो क्या लेंगे आप? मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड। फिर एक चीज ध्यान देना, ये जो मोल अपॉन लीटर होती है ना, ये मोल अपॉन लीटर जो सांद्रता होती है, ये या तो लिक्विड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए होगी या तो सॉलिड के लिए होगी। ठीक, यदि हम गैस ले लेंगे, क्या ले लें? गैस। यदि हम गैस रिएक्टेंट ले रहे हैं, यदि हम गैस रिएक्टेंट ले रहे हैं तो इसका यूनिट होता है ATM। उसकी यूनिट क्या होगी? ATM। तो जो हमारा ROR का यूनिट बनेगा वो बनेगा यहाँ मोल अपॉन लीटर में क्या? हाँ, तो यदि आपके गैसियस रिएक्टेंट रहेंगे तो गैसियस रिएक्टेंट में जो यूनिट होता है उसका होता है ATM। तो जो ROR का मात्रक आप निकालेंगे तो बनेगा ATM अपॉन सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ATM सेकेंड इनवर्स। तो ये है यूनिट ऑफ ROR। यदि गैसियस रिएक्टेंट रहेंगे तो ATM सेकेंड इनवर्स, और यदि सॉलिड या लिक्विड रहेंगे तो मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। डन? नोट किए? ना नोट किए हो तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलें। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो आती है इस चैप्टर में वो है टाइप्स ऑफ ROR। तो हेडिंग लगाएंगे आप टाइप्स ऑफ ROR। टाइप्स ऑफ ROR, हेडिंग लगाएंगे आप टाइप्स ऑफ ROR। ठीक, टाइप्स ऑफ ROR, अपक्रिया के दर के प्रकार। इसका टाइप्स ऑफ ROR का लेक्चर नंबर 2 पे इसको हम लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम सब टाइप्स ऑफ ROR को डिस्कशन किया जाएगा। दो टाइप का होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उनके ग्राफ को समझा जाएगा, उनके न्यूमेरिकल को समझा जाएगा। और फिर लेक्चर नंबर 3 में हम सब फैक्टर्स की बात करेंगे, और लेक्चर नंबर 4 में हम सब कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे, और लेक्चर नंबर 5 में हम सब टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। और एक लेक्चर में हम आपको इसकी जो कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे उन न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। तो आपको 6 लेक्चर्स आपको इस चैप्टर में को दिखाएंगे। 6 लेक्चर में पूरा चैप्टर हम आपको कंप्लीट करेंगे। आज का एक छोटा सा वीडियो है, आप वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए। यदि आपको इसका पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए, रेगुलरली चाहिए, यदि आपको चैनल से एकदम जुड़े रहना है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम आगे के लेक्चर्स को आपको कंटिन्यू दे सकें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।